काम से पहले कौन से एक्सपेरिमेंट का यूज किया? टॉर्जनल बैलेंस। इसको यूज करते हुए उन्होंने पहली बार चार्जेस के बीच में ये जो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, पहली बार ये प्रूफ हुआ है। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। कैवेंडिश टू मेजर वेरी फीबल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स टू वेरीफाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहली बार कैवेंडिश अंकल ने जो न्यूटन लॉ है वो भी इसी टॉर्जनल बैलेंस से ही प्रूफ किया था। ये जो लाइन खींच के स्टार लगे हुए ना बच्चा, ये भी क्वेश्चन का पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगले पेज पर चलते हैं। इस पेज पर ये देखो मैक्रोस्कोपिक स्केल दिख रहा है आपको सेंटर में। मैक्रोस्कोपिक स्केल कूलाम अंकल ने कहा जो मैक्रोस्कोपिक स्केल पर डाउन टू सब एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल तक, बड़े बड़े स्तर से और माइक्रो में कितने लेवल तक, एंगस्ट्रॉम लेवल तक आप इस कूलाम लॉ को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और कोई बड़ा क्वेश्चन देखो, मुझे जो खास लग रहा है, जो बच्चे जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं और उनसे वो चीजें मिस हो जाती हैं, ठीक है, या आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप उसको रिवाइज कर सको, तो मेरे साथ रिवाइज कर लो। आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग में पढ़ ही रहे होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, लेकिन एनसीईआरटी की वो खास बातें जिन पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। आओ एक देखो, अब ये न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 1.4 इसमें Fe और Fg का रेशो दो बार निकाला है। एक बार निकाला उसने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और एक बार निकाला है उसने शायद इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन। एक बार प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स अट्रैक्शन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन। इनके ऑर्डर्स देखो बच्चा, 39 एंड 36, 10⁻39 एंड 36 इज द ऑर्डर ऑफ फोर्स। तो ये बताना चाह रहे हैं कि Fe और Fg उन दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या है। तो ऑब्वियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रेंथ का है ग्रेविटेशन की तुलना में। ठीक है, और कितना ज्यादा है वो ये रेशियो देख लो आप, 10 की पावर 10 की घात 39 या 36 इस रेशियो में पहुंच गए। ठीक है, चलो ये अच्छा एग्जांपल है, एक बार देख लेना इसको। ठीक है, एग्जांपल देखो, एग्जांपल तो आपको सारे देखने हैं, मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को। एनसीईआरटी एग्जांपल से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में 2022 के अंदर आए, चाहे वो नीट हो चाहे री नीट हो। ठीक है, और इस टॉपिक में भी कुछ खास नहीं मिला। ये वाला देखो, एक चीज और सुनो मेरी बात, मैंने है ना दो तरह की लाइंस की हैं, एक ऑरेंज और एक ब्लू। ब्लू मतलब समझना, मैं अगली बार नहीं बोलूंगा मेरे सारे वीडियोस के अंदर। ब्लू का मतलब ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑब्वियस जो रेड कलर से अंडरलाइंस की हुई है वो नॉर्मल है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट इतना इंपॉर्टेंट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ब्लू लाइन। कंसीडर व्हाट वुड हैपन इफ द सिस्टम वाज रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री अबाउट O। अब क्या है ये सिस्टम, मैं दिखाता हूं आपको। इस क्वेश्चन की बात कर रहा है वो। इस क्वेश्चन के अंदर यदि इस सिस्टम को आप रोटेट कर दोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आंसर पर। यहां पर सेंटर पर नेट फोर्स पूछा गया जिसका आंसर 0 है। तीनों चार्ज सेम है, एक ही पॉइंट पर लगा रहे हैं फोर्स, डिस्टेंस भी सेम है, तो ऑब्वियस रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा। तो आप यदि रोटेट भी करोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये लाइन बच्चों के दिमाग से निकल जाती है, नहीं आती पकड़ में उनके। ठीक है, चलो एक और, ये देखो इस वाले एग्जांपल में, ये देखो ध्यान से, चार्जेस हैं, तीनों चार्जों पर बाकी दो कितना कितना फोर्स लगा रहे हैं। इस पर रिजल्टेंट फोर्स, इस पर रिजल्टेंट, इस पर रिजल्टेंट। इस चार्ज पर इन दोनों ने फोर्स लगाया, इस चार्ज पर इन दोनों ने फोर्स लगाया, और इस चार्ज पर इन दोनों ने लगाया। फिर वो बोला पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है। तो सिस्टम में चार्जेस कैसे भी रखे हों, सिस्टम पर नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज बी 0। इसी का ही आंसर अगले पेज पर मैंने हाईलाइट किया है। देखो
इट इज देखो एनसीईआरटी खुद बोल रही है, इट इज इंटरेस्टिंग टू सी दैट द सम ऑफ द फोर्सेस ऑन द थ्री चार्जेस इज जीरो। दैट मीन आप इंडिविजुअली आपने फोर्स निकाल दिए F1 F2 F3, इन सबका एडिशन भी जीरो है। कूलाम्स लॉ इज कंसिस्टेंट विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ की तरह ही है, मतलब एक्शन रिएक्शन फुलफिल करता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला ध्यान से देखिए, E का फॉर्मूला हम F अपॉन Q लिख देते हैं। ये लिमिट Q टेंस टू जीरो क्या चीज है, ये जो लिखा हुआ है ना Q टेंस टू जीरो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब है जो भी आप टेस्ट चार्ज ले रहे हो, किस चीज के लिए? टू टेस्ट वहां उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल में हम इस थ्योरेटिकल वर्ड को भूल जाते हैं। चलो ये खास बात हो गई। इस पेज में कोई खास बात, अरे वाह, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से देखिए। यहां मैंने एक लाइन अंडरलाइन की है, द एक्सेलरेशन मोशन ऑफ चार्ज Q1 प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये नीट में आ चुका है, प्रीवियस ईयर्स के आप कोई भी बुक ले लो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस लाइन को उठाकर क्वेश्चन आ चुका है। अब तुम देख लो नीट के अंदर ये लाइंस कितनी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी इच्छा है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है इस हाईलाइटेड मार्क्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ठीक है, चलिए, और इसमें कोई खास बात नहीं है, इसमें खास बात नहीं है। ये रहा टॉपिक का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके अगले पेज पर एनसीईआरटी साथ में रख सकते हो आपकी, है ना, आपके पास जो हार्ड कॉपी है उसको अंडरलाइन करते चलो। ठीक है, देखो बच्चा, ये है डेल ओमेगा। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं डेल ओमेगा का। ये होता है एंगल, 3D एंगल, कोण में बनता है ये। जब हम 2D एंगल की बात करते हैं वो तो बनता है दो लाइन के बीच में। ये है कोनिकल एंगल, ठीक है, जिसको आप वर्टेक्स एंगल भी, वर्टेक्स एंगल 2D में होता है, थीटा जिसको बोलते हैं। ये है आपका कोनिकल एंगल, इसमें एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, एरिया डेल्टा एस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। पूरी फिजिक्स में बहुत कम जगह पर स्टेरेडियन जिसकी यूनिट होती है 3D एंगल की बात की गई है। ओके, चलो आगे। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग यूनिट एरिया एलिमेंट इज देयरफॉर n अपॉन, और ये आपने ले लिया एरिया, तो डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा ओमेगा इंटू आर स्क्वायर उन्होंने यहाँ रखा। तो पर यूनिट एरिया कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, किस एरिया से? इस एरिया से। देखो इस एरिया को उसने R1 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा भी लिखा है। फिर इसी तरह एट है, ऐसी P2 पर है, तो पर यूनिट एरिया कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, सिंस n एंड फील्ड क्लियरली हैज वन अपॉन स्क्वायर डिपेंडेंट। तो पर यूनिट एरिया ऑब्वियस नंबर ऑफ फील्ड लाइन जनरेट तो उतनी हो रही, तो पर यूनिट एरिया उतनी होनी चाहिए। तो पर यूनिट एरिया फील्ड लाइंस का डिपेंडेंसी आगे 1/r²। इसका मतलब जितना आप दूर जाओगे, एक पॉइंट सोर्स चार्ज लगा हुआ है यहाँ पर, जितना दूर जाओगे उतना ही आपका फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r², आपने याद तो कर रखा होगा, KQ/r² फॉर्मूला है, बट उन्होंने इसको डायग्राम से प्रूफ किया है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट पहली बार किसने दिया था? फैराडे अंकल ने दिया था। चलो नेक्स्ट आते हैं 1.10 टॉपिक के जस्ट ऊपर। सॉरी, इन 4 पॉइंट्स में से देखो मैंने असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनाया। असर्शन तो मैंने ले लिया है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ये असर्शन यदि आ जाता है तो बिल्कुल सही। अब इसका रीजन क्या बनेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, ये क्लोज लूप बनाती नहीं है, ये इसका रीजन बन सकता है। तो ये असर्शन एंड रीजन हो गया आपका। ठीक है, अब एनसीईआरटी से ये चीजें निकाल, तब बहुत मेहनत चाहिए थी, मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। तो प्लीज लगे
कि अच्छा चल रहा है तो आप इसको जरूर शेयर करें। चलो इस पेज पे नहीं है, इस पेज पे नहीं है, ये डेरिवेशंस हैं, बोर्ड्स में काम आएंगे, ठीक है। ओहो, ये डायरेक्शन चल रहा है ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसके अंदर मैंने एक खास पॉइंट निकाला है, आइए पढ़िए। व्हेन द डाइपोल साइज 2a अप्रोचेस टू 0, मतलब इसको बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल, द चार्ज q अप्रोचेस इंफिनिटी इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट p q into 2a is finite। यदि आप एक फाइनाइट डाइपोल मोमेंट बनाना चाहते हो, डाइपोल मोमेंट बोल रहा हूँ, p फिक्स करना चाहते हो, तो जितना डिस्टेंस कम करोगे उतना चार्ज आपका बढ़ जाएगा। p की वैल्यू फिक्स कर दी, तो यदि आप 2a कम करोगे तो q बढ़ जाएगा ना। Such a dipole is referred to as a point dipole। मतलब चार्ज तो बहुत बड़ा हो, बहुत बड़े बड़े चार्जेस हो, बहुत छोटी डिस्टेंस पर हो, HCl, H प्लस Cl माइनस, तो डाइपोल बन गया बहुत बड़ा चार्ज, ये चार्ज आ रहा है और उसमें डिस्टेंस बहुत कम है, एंगस्ट्रॉम में आ रही है, ठीक है। ये क्या है, सच अ डाइपोल इज रेफर टू अ पॉइंट, उसको हम डाइपोल बोलते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस और डाइपोल के अंदर बहुत अच्छी चीज निकली, डाइपोल मोमेंट होता है हर पोलर मटेरियल का, और उन्होंने डाइपोल मोमेंट जीरो बताया भी है, बोला भी है, इन मोस्ट मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस लाई एट द सेम प्लेन। तो जिनका नॉन पोलर मटेरियल है उनका तो डाइपोल मोमेंट जीरो, पोलर का भी जीरो होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही वो बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही पूरा मटेरियल पोलराइज हो जाता है। बट यदि कुछ ऐसे पार्टिकल भी होते हैं जिनका खुद का इंडिविजुअली डाइपोल मोमेंट होता है, हो सकता है कि इस तरह से रखे हो कि सबका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाए, ठीक है, बट इंडिविजुअली किनका होता है वो ये रहा, CO2 एंड CH4 तो उन्होंने मना कर दिया, नॉन पोलर है। टिपिकल मॉलिक्यूल्स इस तरह का, इनका सेंटर ऑफ मास एक जगह ही आ जाता है, सेंटर ऑफ मास के सेंटर ऑफ चार्जेस बोल दो आप, प्लस और माइनस का। बट पोलर देखो आ गया ना, पोलर मॉलिक्यूल्स H2O भी लिख सकते हो, इसने नाम नहीं लिया तो H2O याद रख लो। H2O is the example of this type, polar जिनके पास पहले से ही पोल्स बने हुए हैं। ये वापस आएगा पोलर इलेक्ट्रिक। चलो अगले पेज पर न्यूमेरिकल कुछ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Permanent dipoles means that P exists irrespective to E, it has not been induced by E। यदि आपका कोई परमानेंट पोल है तो आपके P एग्जिस्ट, वो पहले ही एग्जिस्ट करेगा irrespective to E। मैं कहा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पोल नॉन पोलर पोलर बन जाता है। वो ये बोल रहा है कि हमने जो डाइपोल मोमेंट लिया है वो इलेक्ट्रिक पेंडिंग, वो फिक्स्ड है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड हाई फाई कर लो कितना भी, बट वो P फिक्स रहेगा। हम ऐसे डाइपोल मोमेंट यहाँ यूज कर रहे हैं। चलो एक खास बात और, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, द डाइपोल हैज अ नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जिस तरफ फील्ड इंक्रीज होता है उधर एक, ठीक है। और मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, चलो मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूं। कुछ इस तरह का फ्रेम बन रहा होगा, या माइनस होगा या प्लस होगा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में देख लो इसको, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर इस पर नेट फोर्स कहाँ लग रहा है। अब सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैल रही हैं तो माइनस पर जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ज्यादा होगी, और माइनस पर फोर्स लगता है अपोजिट। प्लस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बट कम स्ट्रेंथ का होगा, F बराबर Q इंटू E। तो इस पर फोर्स होगा लेकिन कम होगा, पीछे वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो नेट फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। ये आ चुका है, ठीक है। अब देखो तो बात ही कर लेते हैं। यदि P पैरेलल है E के, मैंने जो P लिया था माइनस से प्लस, ये वाला जो P लिया है माइनस, डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस होता है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो लिखा दो क्या लिखा हुआ है, when P is parallel to E the dipole has net force in the direction of increasing field। ये जो 2021 में क्वेश्चन आया है, क्या है, इंक्रीज तरफ है या इस तरफ है,
किस तरफ इंक्रीज हो रहा है, ट्रेंड ज्यादा कहाँ है, कहाँ लाइंस पास पास है, आप बताओ मुझे। लाइंस इस तरफ पास पास है तो फील्ड इस तरफ इंक्रीज, तो नेट फोर्स कहाँ आएगा, इधर ही तो आएगा। अब हमने पहले फील्ड स्ट्रेंथ देखी, फिर उस पर फोर्स लगाया, फिर नेट फोर्स निकाला, तब भी आंसर वही आ रहा है। तो उसने तो शॉर्ट लाइन लिखी हुई है सीधा। यदि P और E एक तरफ है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक तरफ है, तो आप समझ जाइए कि आपको जो नेट फोर्स मिलेगा वो इंक्रीजिंग फील्ड की तरफ मिलेगा। ये से कुछ आप लिख सकते हो नीट 2021। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? नीट यहीं से ही क्वेश्चंस बना रहा है। चलो, द फोर्स डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू E। ओरिएंटेशन मतलब किस एंगल पर एडजस्टेड है, तो आपको फॉर्मूला मालूम ही है। चलो आगे चलते हैं। एक इसमें क्या खास बात थी, ये इस बेटा डायग्राम को भी देखो। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ डाइपोल, E इज पैरेलल टू E और P पैरेलल है इस वाले केस में। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स कहाँ, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, जहाँ इंक्रीजिंग फील्ड है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा। और यदि P और E अपोजिट है तो अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल एक समझा दिया। ऐसे बोल लो कि ये ए डायग्राम ही आपके नीट 2021 में आया है। अगले पेज पर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो भैया जूम हो जाइए, ये जूम क्यों नहीं हो रहे हैं, हो गए। सिग्मा रिप्रेजेंट मैक्रोस्कोपिक सरफेस चार्ज डेंसिटी। बड़े स्तर पर जब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की जाएगी तो ही सिग्मा यूज लेना है, माइक्रोस्कोपिक में मत लेना। छोटे चार्जेस के लिए नहीं, बड़े चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेना है। ठीक है, और गाउस लॉ पढ़ते हैं साथ। द इलेक्ट्रिक फील्ड हुज फ्लक्स अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड, गाउस लॉ में जो लेफ्ट साइड में फ्लक्स आ रहा है इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। तो फ्लक्स जब अपन काउंट करते हैं, जैसे ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जो फ्लक्स है उसमें तो सारे चार्जेस का इफेक्ट काउंट किया जाएगा, बट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द एस, चाहे वो गॉसियन सरफेस के अंदर हो चाहे बाहर हो। पढ़ो, द टर्म Q on the right side Gauss law, however total charge inside। तो ये जो Q आता है ये तो आपका है केवल अंदर वाले चार्जेस, बट जब फ्लक्स निकालने बैठोगे, इंटीग्रेशन करोगे E डॉट ds, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में सबका हम इफेक्ट सरफेस के अंदर हो चाहे बाहर हो। अब ये वाला पॉइंट देखिए, फोर्थ, सॉरी देखो तबीयत खराब है, उसके बाद भी तुम्हारे को मैं पढ़ा रहा हूँ। You may choose any Gaussian surface and apply Gauss law. However, take care not to let Gaussian surface pass through the any discrete charge. यदि कोई एक दो चार्ज है तो उनमें से चार्ज निकलना चाहिए। यदि आपने किसी क्यूब के कॉर्नर पर यदि आपने निकाला हो कि भाई कॉर्नर पर चार्ज, उस फ्लक्स निकालो, तो क्या पता है 7 और क्यूब 8 क्यूब मिलकर को एनक्लोज करता है, फिर नॉट 8 से 1 से आएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन। कभी भी 1 से नहीं निकालते। ठीक है, तो आप ऐसे सरफेस बनाइए जो डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सकता है। डिस्क्रीट मतलब टुकड़ों में पड़ा हुआ, उन चार्जेस से नहीं निकलना चाहिए। सिक्स्थ, गॉसियन लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेन द कूलम्ब्स लॉ। Any violation, law, Gauss's law will indicate departure of inverse। देखो वापस सुन लो, गाउस लॉ जो डिपेंड कर रहा है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड कर रहा है। यदि आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है, लिखा हुआ है ना, डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस कंटेन द कूलम्ब्स लॉ। यदि कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है तो गाउस लॉ भी वैलिड नहीं होगा। और यदि गाउस लॉ आप लगाने बैठ जाओगे तो लिखा हुआ है एनी वायलेशन ऑफ गाउसेस लॉ will indicate departure from the। यदि गाउसेस लॉ कहीं लग नहीं रहा है तो समझ जाओ कि वहां इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं हो रहा, कोई नया टाइप का ही फोर्स जनरेट हो गया है।
देखो ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा लगा, ये एग्जाम्पल भी नीट में आने लायक है, आप इसके ऊपर लिख सकते हो नीट लायक। वैसे कई बार पहले आ चुका है। ये डेरिवेशंस हैं, इनमें मुझे कुछ खास मिला नहीं था, ठीक है, इनमें मुझे कुछ खास मिला। ये एग्जाम्पल भी अच्छा है, इसको देख लेना। अब देखो ये आ गई समरी, ठीक है बच्चा, समरी के बाद आ गया ये क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। एक मैं सीरीज बनाऊंगा जिसमें पॉइंट्स टू पॉइंटर एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल तो आप जो मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ उसके साथ चलो। अच्छा, क्वेश्चंस की यदि बात करें तो यदि आप है ना बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, और यदि आप नीट की कर रहे हो तो आप सॉल्यूशन ले सकते हो। मार्केट में 100 रुपए की एक बुक आती है, उसके अंदर सॉल्यूशंस देखो, क्वेश्चंस पढ़ो, सॉल्यूशन देखो, क्योंकि प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि ये 1 मिनट के क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। और एडिशनल क्वेश्चंस को भी आपको देखना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप यदि नीट के एस्पिरेंट्स हो तो आपको क्वेश्चंस आंसर केवल देखने हैं, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिस नहीं होगी नीट की। हाँ, कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं, ऐसे तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं, उनमें से जैसे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है। मैं एक सीरीज और बनाऊंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चलाऊंगा। तो ये रहा अपना फर्स्ट चैप्टर। आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, ठीक है। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाले हैं। देखो आप क्लास में पढ़ते हो, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको है ना ध्यान से पढ़ो। ओके, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।